जय हिंद। आज हम लोग मिडाइवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकाल का इतिहास में हम लोग देखेंगे मध्यकाल से संबंधित बातों को, महत्वपूर्ण बातों को, वो बातों को जो हमारे झारखंड से संबंधित है, झारखंड से रिलेटेड है, वही सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। मिडाइवल हिस्ट्री में हम लोगों ने पिछले अध्याय में देखा, कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम लोगों ने चर्चा कर लिया। अब आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग इसमें झारखंड से संबंधित महत्वपूर्ण बातें जो गुलाम वंश से के दौर में थी, उन सारी चीज़ों को आज हम लोग देखेंगे। गुलाम वंश से संबंधित भारत के इतिहास में अगर हम जाएंगे और देखेंगे तो ये काफ़ी इसकी विस्तृत व्याख्या है, जो कि इस वीडियो में कवर कर पाना मुश्किल है। इसको हम लोग अलग से उस चीज़ को करेंगे, जानेंगे। लेकिन हमारे झारखंड से मिलने वाली जो साक्ष्य, जो इससे महत्वपूर्ण जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें हैं, उन सभी बातों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे और एक इम्पोर्टेंट और एक महत्वपूर्ण बात को आज जानने का प्रयास करेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। आइए हम लोग चलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं हमारे झारखंड में गुलाम वंश का समय काल में किस तरीके से यहाँ पर उसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो गुलाम वंश का फाइनली इसका जो संस्थापक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गौरी का गुलाम था और गुलाम के बाद वो उसका एक कुशल सैनिक भी हुआ। बाद में वह उसका दामाद भी बना। इस तरीके से उसने जो है कि भारतवर्ष के अंदर में गुलाम वंश की स्थापना और नींव रख दी। और उसके बाद जो उसका उत्तराधिकारी हुआ इल्तुतमिश, वो भी इसका गुलाम था और गुलाम के बाद फिर इसका एक महत्वपूर्ण सैनिक का अंग था, वो एक सेनापति था। और बाद में इसी तरह का यहाँ भी रिपीट होता है, यह इसका दामाद बनता है और ये उसका उत्तराधिकारी बनता है उसके बाद का। तो इसी तरह से कहीं ना कहीं इस पूरे डायनेस्टी में, पूरे वंश के अंदर में गुलामों का जो है कि गुलामों का राजा बनना, शासक बनना, यही चलते आया। तो जिस तरीके से कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी, वो पूरा इसका जहाँ तक इसका सीक्वेंस जाता है वहाँ तक के पूरा उसी तरह के राजा जो है कि जो गुलाम थे और जो उसका सैनिक था, उसी तरह के लोग यहाँ पर शासक बनते हैं। तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातों को जो कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के समय में हमारे झारखंड पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, क्या इसका असर रहा, ये सारी चीज़ों को आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं और जानते हैं गुलाम वंश के शासकों के 84 वर्षों के कार्यकाल में नागवंशियों के 3 शासक, मात्र उसके अनुसार, नागवंशावली के अनुसार, यहाँ पर जो है कि अगर नागवंशावली के अनुसार देखा जाए तो 3 शासक ही इनके समकालीन थे। जिसमें सबसे पहला है नागवंशी राजा, जिसका नाम हरिकर्ण राय था। ये 1206 ईस्वी से 1234 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। यानी जो झारखंड वाला जो क्षेत्र अभी झारखंड है, उस समय पर ये बिहार के साथ था, मिला हुआ बिहार के साथ में। तो इस क्षेत्र पर पहले तो अपने अपने इलाके पर, छोटे छोटे एरिया पर जो है कि राजा अपने राज्य को स्थापित करके और वहाँ हुकूमत कर रहे होते हैं। तो हमारे झारखंड वाले क्षेत्र पर, जहाँ पर यहाँ पर जो है कि हरिकर्ण राय के द्वारा 1206 ईस्वी से 1234 ईस्वी तक यहाँ पर इसका शासनकाल देखा जाता है। और ये भी था गुलाम वंश के समकालीन। आगे दूसरा जो महत्वपूर्ण यहाँ का राजा था वो शिवकरण राय था, जिसका शासनकाल था 1235 ईस्वी से 1276 ईस्वी। जो ये भी बहुत ही बेहतर ढंग से, सुचारू रूप से इस समय काल में इसने जो है कि अपनी शासन व्यवस्था को बनाए रखा। तीसरा जो है, जो महत्वपूर्ण है, वो बेनुकरण राय नामक शासक हुआ, जो नागवंशी वंश का ये राजा था। इसका समय काल था 1276 ईस्वी से 1299 ईस्वी। ये तीनों शासक जो है कि पूरे मुगल डायनेस्टी के दौर का ये शासक हुए इस क्षेत्र के, जो उन्हीं के समकालीन ये अपने शासन व्यवस्था को इस क्षेत्र पर बनाए रखे थे। आगे हम लोग ये देखने का प्रयास करते हैं कि इस काल में झारखंड क्षेत्र में राजनीतिक उथल पुथल जो है कि लगभग नहीं के बराबर देखा गया। ऐसा लगता है कि इल्तुतमिश तथा बलबन के शासनकाल में व्याप्त उथल पुथल का थोड़ा बहुत प्रभाव जो है कि झारखंड क्षेत्र पर पड़ा। यानी जब तक कुतुबुद्दीन ऐबक था, उस समय यहाँ की विधि व्यवस्था में ज़्यादा उथल पुथल देखने को नहीं मिला। और उसी पूरे इनके दौर में हमारे झारखंड क्षेत्र पर नागवंशी शासकों का ये जो 3 शासक जो हुए, एक हरिकर्ण और एक शिवकर्ण और एक बेनुकर्ण राय, ये तीनों बहुत ही प्रतापी और बहुत ही कुशल शासक हुए इस क्षेत्र पे, जो कि इस समय काल में जो है पूरे समन्वय जो है कि दिल्ली सल्तनत के जो शासक हुआ करते थे, वहाँ से इनका समन्वय बहुत बेहतर ढंग से बना हुआ था। जिसके कारण ये अपनी बुद्धि और समझ से जो है कि अपने क्षेत्र पर शासन कर रहे थे, जिसके कारण यहाँ पर भीषण आक्रमण देखने को नहीं मिला उनके द्वारा। और ये पूरी तरह से समन्वय बना करके इस क्षेत्र को शांत करके रखे हुए थे। आगे हम लोग देखते हैं कि इल्तुतमिश ने बिहार झारखंड को बंगाल से अलग करके
मलिक सैफुद्दीन को यहाँ का गवर्नर नियुक्त कर देता है। यानी जब इल्तुतमिश का समय आता है, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो उत्तराधिकारी था इल्तुतमिश और उसका दामाद भी था, वो जब उसका जब समय काल आया तो उस समय जो है कि झारखंड और बिहार वाले क्षेत्र को बंगाल से अलग कर देता है और यहाँ के लिए वह एक गवर्नर नियुक्त करता है जिसका नाम जो है कि मलिक सैफुद्दीन था। इसको जो है कि इस इलाके में गवर्नर बना करके बैठा देता है। जो उस समय इस क्षेत्र पर जो राजा जो हुकूमत कर रहा था वो था हरिकर्ण राय, और ये जो है कि बहुत ही कुशल और बहुत ही समझदार राजा हुआ उस समय का, जिसने पूरी पूरी राजनीतिक व्यवस्था को इस तरीके से हैंडल किया कि यहाँ पर जो है कि किसी तरह का शासन और प्रशासन में कोई उथल पुथल ज़्यादा देखने को नहीं मिला और इनके द्वारा कोई वैसा भीषण आक्रमण नहीं होने दिया। ये बहुत अच्छी तरीके से शासन व्यवस्था को इस इलाके में बना करके रखे थे। आगे हम लोग देखते हैं, हरिकर्ण एक प्रभावशाली एवं शक्तिशाली राजा था। इसके पास शक्ति की भी कमी नहीं थी। ये बहुत बुद्धिमान और बहुत समझदार इंसान था, जिसके कारण जो है कि ये पूरे दिल्ली वाले क्षेत्र पर इस तरह के कोई प्रभाव को वहां तक पहुंचने नहीं देता था और वहां से किसी तरह का कोई बड़ा आक्रमण देखने को इनके शासनकाल में नहीं मिला। और कुल मिलाकर के ये पूरे झारखंड वाले क्षेत्र पर एक बहुत बेहतर तरीके से समन्वय को बना करके रखा। आगे देखते हैं, गुलाम वंश के समय ही मुस्लिम सेनाओं की जो छावनी थी वो झारखंड की सीमाओं पर आक्रमण किए गए, जिससे जनजातीय जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव, एक बहुत बड़ा देखा गया परिवर्तन, यानी कि इनकी संस्कृति में जो है कि क्या हुआ, समावेश देखने को मिला। यानी इस क्षेत्र पर जो है कि मुस्लिम छावनियों का आक्रमण होता है और उसके बाद जो है कि यहाँ की जनजातियों के जीवन में, इनकी संस्कृति में समावेश देखने को मिलता है। तो मैंने कोशिश की कि गुलाम वंश से संबंधित जो झारखंड से रिलेटेड, झारखंड से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें थी, उन सारे बातों को आपके बीच में ला करके साझा करूं। और मैंने कोशिश की है, अगर इसको हम लोग इंडिया लेवल पर देखें तो ये इसकी व्याख्या जो है कि थोड़ी विस्तृत हो सकती है ना। और हम लोग इसके बाद जो है कि नेक्स्ट जब हमें मौका मिलेगा, हम भारत इंडिया लेवल पर भी गुलाम वंश से संबंधित चीज़ों को लाएंगे आपके सामने। और मुझे उम्मीद है यहाँ तक ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी तरह के कंटेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।